स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, ये फ्रेज तो आपने सुना होगा खासकर स्पोर्ट्स में। लेकिन जरा सोचिए कि अगर दुश्मन के जबड़े में जाना ही आपका प्रमुख प्लान है, तो जाहिर है ये आपको अचंभित करता है, और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की फिल्म IB71 में, IB71 में, जो 12 मई को रिलीज होने वाली है। इसे डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने, जिन्होंने इससे पहले द गाजी अटैक बनाई थी, वो भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेके ही थी। अब ये फिल्म जो है ऑब्वियसली इट्स अ बैटल ऑफ, मैं कहूंगा, बिटवीन द टू इंटेलिजेंस एजेंसीज। और इसकी कहानी बस इतनी अजीब है। ऐसा है कि मतलब इंडियन इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों कुछ 10 दिन के बाद शायद कभी भी हिंदुस्तान पे हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली कश्मीर हड़पना चाहता है, और जो चाइना है उसकी नीयत इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट पे है। अब भारतीय सेना वो तैयार नहीं है इस ऐसे इस अटैक के लिए। और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसीज है, उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसके कारण ये जो दुश्मन की जो अटैक जो प्लान है वो फॉइल हो जाए। अब इस चीज में जो है प्लान में मैं एक अजीब और गरीब प्लान लेके आते हैं हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर देव, दैट्स विद्युत जामवाल। और वो अपने बॉस अवस्थी अनुपम खेर, उनसे एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमें ऐसा शायद ऐसा कुछ करना चाहिए। पहले तो अवस्थी साहब खुद इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं उनसे कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ISI वो क्या बेवकूफ है कि वो ये होने देंगे। और जब ऑब्वियसली जब दिन कम होने लगते हैं, और तब फिर फाइनली होम मिनिस्ट्री जो है वो इस प्लान को एक चांस मौका देती है। अब मैं ये कहूंगा कि ये प्लान कुछ ऐसा है कि इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है, इसके सक्सेस के रेट बहुत कम है। और यदि अगर ये फेल हो जाता है प्लान, तो इसके जो रेपरकशंस है वो बहुत ही डायर होंगे, ना कि सिर्फ देव और उनके साथी एजेंट्स के लिए, बल्कि ऐसा भी कुछ आप ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये प्लान जब फेल होगा, तो जिन जिन लोगों ने ये प्लान सोचा था और एग्जीक्यूट करने की हिम्मत की, उनके खिलाफ तो शायद सेडिशन चार्ज लग ही जाएगा। तो खैर अब ये प्लान क्या है और क्या होता है, ये तो खैर आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता रहेगा। हमारे लिए सबसे अच्छी बात इस फिल्म में ये है कि जो इसकी स्टोरी है, वही इसका सबसे बड़ा इम्प्रेसिव, और ये स्टोरी ही और ये जो प्लान है वही इसका हीरो है। और फिल्म का जो पहला एक फर्स्ट आवर है, थोड़ा आपको शायद ड्रैग लगेगा। और मे बी ऑब्वियसली पहले घंटे में जो भारतीय एजेंसीज है, वो सिचुएशन को परखने में, इस आइडिएशन, इस प्लान के बारे में सोचने में, प्लानिंग करने में, और इन चीजों में फर्स्ट हाफ जो आप देखेंगे 1 घंटा, वो इन्हीं चीजों में चला जाता है। और फिल्म सही मायने में तो सेकंड हाफ के बाद एक बार जब ये प्लान का जो पहला स्टेप है, जब वो पूरा हो जाता है, उसके बाद ही ये देखा जाए तो ये फिल्म सही मायने में तभी चालू होती है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि इट्स अ वेरी ग्रिपिंग थ्रिलर। एक स्पाइन तो इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो इसे एक स्पाई थ्रिलर तो ना कहूं, बट हाँ, इट्स अ थ्रिलिंग, मैं कहूंगा, इट्स अ थ्रिलिंग फिल्म इन और कम शब्दों में कहूं तो। परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल से ये विद्युत जामवाल की उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हाँ, वो तो एक्शन एक्शन में तो माहिर है ही। और उनकी प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स की ये पहली फिल्म है। फिल्म के एंड में आपको थोड़ा एक्शन देखने को मिलता है, और उसमें तो खैर विद्युत है ही सक्षम। लेकिन सबसे अच्छी बात उनके कैरेक्टर के बारे में और उनकी इस परफॉर्मेंस के बारे में ये है कि एक इंटेंसिटी और एक जो ठहराव है, जो नॉर्मली आप विद्युत जामवाल से शायद एसोसिएट नहीं करते हो। स्टार्ट से लेके एंड तक वो बिल्कुल एक शांत, एक बुद्धा की तरह है, और एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान है। और उनके मन में जो आता है और उनके जो एक्शन है या प्लान एग्जीक्यूट करने का तरीका, उसमें ऑब्वियसली एक स्टेल्थ मोड रखनी पड़ती है, और वही चीज आपको पूरी फिल्म में विद्युत द्वारा देखने को मिलती है। सो नो आई हैव टू से दैट दिस इज द कमिंग ऑफ एज ऑफ विद्युत जामवाल द एक्टर। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली विद्युत के अलावा ज्यादा किसी एक्टर्स ने आपको इतना प्रभावित नहीं किया है। अनुपम खेर साहब ऑब्वियसली वो ऐसी फिल्मों पहले भी कर चुके हैं, और हमें हमेशा उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा 19-20 का फर्क लगता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो विशाल जेठवा, जो वैसे तो महाराष्ट्र के हैं, मेरे ख्याल से वो गुजराती है इफ आई एम करेक्ट, और उन्हें यहाँ पे कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। और जो कासिम है, कासिम कुरैशी, दैट्स जेठवा, वो एक टाइम पे कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट थे, अब भारतीय पुलिस के इन्फॉर्मर बन गए हैं। लेकिन दिस इज जस्ट अ प्लॉट, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज लार्जर प्लॉट, जो उनके जो इविल इरादे हैं उन्हें पूरा करने के लिए। अब आप फिल्म का जो पहला घंटा है, जिसके अंदर जब आप कासिम और वो जो उनके कजन ब्रदर है अशफाक,
दैट्स प्लेड बाय वन एक्टर कॉल्ड फैजान खान। अब ये दोनों देखने में बिल्कुल कहूंगा एक मिसफिट लगते हैं, बल्कि आप कहेंगे कि एक एमेच्योर एक्सट्रीमिस्ट की तरह लग रहा है, बिकॉज जिस अंदाज में ये अपने चीजें कर रहे हैं, इन्हें देख के, इन कैरेक्टर्स को देख के आपको लगता नहीं है कि भाई ये वाकई में कि ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट है। और तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई ऐसे कैरेक्टर्स को क्यों लिया गया, और इन एक्टर्स जो शायद इन कैरेक्टर्स के लिए बैड भी नहीं रहे, आपने इन्हें क्यों लिया? ये टोटल मिसफिट लग रहा है। लेकिन जब फिल्म का जो सेकंड हाफ है और जैसे चीजें प्रोग्रेस करती है स्टोरी, तब आपको पता चलता है कि ये भले ही मिसफिट एक्सट्रीमिस्ट हो, लेकिन जो भारत का प्लान है उसके अंदर ये दो बेवकूफ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। अब हमने माफ करना वर्ड बेवकूफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अ, भारत के अगर प्लान के अनुसार देखें तो उन्हें बिल्कुल ऐसे दो मिसफिट एक्सट्रीमिस्ट की ही जरूरत थी। विशाल की परफॉर्मेंस में कहूंगा, ऑब्वियसली आप इससे पहले मेरे मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है, और ओवरऑल मैं कहूंगा इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस, नथिंग ग्रेट। और जो दूसरे एक्टर है फैजान खान, आई डोंट थिंक उन्होंने भी इतना कुछ खास इंप्रेस किया। बस ये कहूंगा कि विद्युत के अलावा अगर किसी एक एक्टर ने इंप्रेस किया है, तो वो है वन लेडी कॉल्ड निहारिका रायजादा, और वो इस प्लान में एक एरोस्टेस का किरदार निभाती है, और जो भारत का प्लान है। और उनके वर्ड्स इतने कुछ नहीं है, लेकिन इस एक्टर की अगर आप इंटेंसिटी देखें उनके सीन्स में, और वो बहुत ही बखूबी निभाती है। अशरत भट्ट, हु इज नाउ बिकम सिंस राजी, ही इज नाउ बिकम द रेजिडेंट पाकिस्तानी विलन इन इंडियन, इन इंडियन आई वुड से पेट्रियोटिक फिल्म्स या स्पाई थ्रिलर्स। और ऑब्वियसली एक मोनोटनी तो लगती है, लेकिन जब आप सुनते हैं एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर वो फोन पे फोन करता है, और उसको सामने से सुनने में सिर्फ पाकिस्तान की बुराई सुनने मिलती है, गालियां पड़ती है, तो जाहिर है जो हमारी दर्शक है, खासकर जो हमारी मासिस है, उन्हें तो ये चीज काफी पसंद आएगी। ओवरऑल मैं कहूंगा कि फिल्म की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी कहानी है, और जो इसकी स्टोरी प्रोग्रेशन है, जो इसका स्क्रीन प्ले है द लास्ट 1 आवर का। और एक बार जब ये मोमेंटम पकड़ती है फिल्म, सेकंड हाफ जब शुरू होता है, और उसके बाद ये अपनी मंजिल तक जाती है, और ड्यूरिंग दिस लास्ट 1 आवर ये फिल्म बिल्कुल एक थ्रिलिंग राइड है। वो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्म आई थिंक अच्छी है, इसके प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक ही है। और उसका बाद जो सबसे इंप्रेसिव टेक्निकल चीज में तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। डायरेक्शन वही है, आई थिंक मे बी शायद फर्स्ट आवर थोड़ा इतना एंगेजिंग नहीं है, बट संकल रेड्डी ने जो डोर सेकेंड हाफ की जैसे संभाली, आई थिंक उन्होंने साबित किया है कि इस जॉनर में कि वो क्यों वो अक्सर ऐसी जॉनर की ही फिल्में बनाते हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि फिल्म काफी थ्रिलिंग है, एंटरटेनिंग है, स्पेशली जो इस जॉनर को पसंद करते हैं। एक्शन आपको इसमें इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये फिल्म इसने हमें प्रभावित किया है, और एक पेट्रियोटिज्म तो खैर इसमें आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसमें जिंगोइज्म नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, कि फिल्म उस पीरियड में बेस है जहाँ पे ऑब्वियसली इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उनका कोई आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस फिल्म में देखने को मिलता नहीं है। एक पॉलिटिशियन है जो कि मेरे ख्याल से यशवंत राव चौहान है, क्योंकि 1970 तक वो होम मिनिस्टर थे, और मे बी शायद जो मिनिस्टर इसमें दिखाया गया शायद वो यशवंत चौहान ही है। बट इंदिरा जी का आपको कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतना कोई देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। मे बी आई थिंक अब इसके पीछे नीति क्या है ये तो शंकर रेड्डी साहब बेहतर बता पाएंगे, या फिर हमने इतने सारे इंदिरा गांधी के रिप्रेजेंटेशन देख लिए हैं इन ऑल स्पाई थ्रिलर, स्पेशली इन्वॉल्विंग इंडिया पाकिस्तान। तो शायद एक उस तरफ से ये भी अच्छा है कि एक ओवरडोज ना हो। खैर रेटिंग की बात करें तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 3 स्टार।